भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते फिजिकली, इसीलिए उन्होंने मानवता की सेवा के लिए बनाया है डॉक्टर्स को। आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है डॉक्टर वर्षा तिवारी मैम। जब इनके यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो बड़ा दर्द दुख चेहरे पे लेके आते हैं मैम, लेकिन जब आपके यहाँ से जाते हैं तो मैंने अभी ये नोटिस किया यहाँ पे कि बड़ी खुशी के साथ में। तो आप डॉक्टर हैं या मैजिशियन है, क्या हैं आप? मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम तो इंसान ही हैं। अच्छा है लोग खुश होकर जाएं। वैसे तो सब तरह का होता है। अस्पतालों में ही लोग खुशी लेके जाते हैं, अस्पतालों से ही लोग दुख भी लेके जाते हैं। ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि लोगों का दुख दूर कर सकें, अच्छा, दर्द दूर अभी कर जैसे सकें। मैंने बात की सबसे, तो उनका कहना था कि 50% तो हम मैम की बातों से ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या साइकोलॉजिकल जादू चलाते हैं आप उन पे? नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। बस सामने वाले व्यक्ति की जो व्यथा है उसको थोड़ा समझना होता है, उसकी भावना में ढलना होता है, फिर लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, आप एक गायनोकोलॉजिस्ट है, तो मैंने पर्सनली ये फील किया है कि सारी ब्रांचेस में आपकी जो ड्यूटी है वो सबसे हैवी ड्यूटी है, क्योंकि आपको डेली वो लिवर पेन देखना है जो सबसे मुश्किल काम है। जी। तो आप कैसे टैकल करते हैं डेली आपके सामने वो लिवर पेन जब होता है तो? आदत हो जाती है करते करते। अच्छा, हाँ। आप किस एज में शुरुआत में सबसे पहला पेशेंट आपके सामने आया था? कुछ याद हो आपको कोई? जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, जब हम लोग थर्ड ईयर में थे, एमबीबीएस थर्ड ईयर में थे, तब हम लोगों की क्लिनिकल पोस्टिंग होती थी गायनी डिपार्टमेंट में। अब सेकेंड ईयर से होने लग गई है। तो जो थर्ड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग में हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, तब हमने पहला लेबर पेन वाला पेशेंट देखा या डिलीवरी देखी है कही है। तो तब कितनी एज रही होगी, 19-20 साल के आसपास की उम्र रही होगी। फिर अपने हाथ से जो डिलीवरी कराने का पहला जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हुआ। मैं इंदौर से पीजी कर रही थी, 2001 की बात है। बस हमने मतलब एडमिशन लिया है, पहले दिन ही ड्यूटी कर रहे थे, और इतना वर्कलोड होता था कि पहले दिन ही जो एंटर हुआ है उसको डिलीवरी करानी होती थी। मतलब अगर आपके सामने पेशेंट आ गया तो आपको कराना ही होगा। आपको सिखाना सीखना ये सब आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब मरीज स्वयं ही सिखा देता है, ऐसा होता है। तो पता नहीं कैसे सीख गए, पहले अच्छा, दिन से करने करियर में लगे। कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको भी एक बार सोचने को मजबूर हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस कोई आया हो, कोई किस्सा? ऐसे होते हैं पेशेंट्स, कोई एक कुछ ऐसा। किस्सा सुनाए आप जरा। ओके। कौन सा सुनाऊं, बड़ा मुश्किल नहीं, कोई भी प्रश्न आप है। एक, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी पता चले ना कि कितनी हैवी ड्यूटी है आपकी। देखिए ऐसे एक पेशेंट थी, है ना, थोड़ी नजदीक थी, जानकार थे। अब उसका क्या हुआ कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, घूम फिर करके कहीं पर वो प्रेग्नेंट हो गई। आईवीएफ से प्रेग्नेंट हुई वो। प्रेगनेंसी के बाद में फिर 5वें 6वें महीने से वो हमारे पास आना शुरू हुई। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, बहुत ज्यादा हाई, आसमान छू रहा था। 2-2 3-3 ब्लड प्रेशर की दवाइयां चलती थी, पर बीपी कम होने का नाम नहीं लेता था। बीपी की वजह से फिर बच्चे के आसपास पानी की कमी होने लग गई, बच्चे की ग्रोथ में कमी होने लग गई, फिर कलर डॉपलर में बदलाव आने लग गए, जिसकी वजह से ये तय हुआ कि इसका हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। अब बीपी की वजह से ये पेशेंट के भी शरीर में बदलाव आ रहे थे, उसका लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये सब डिरेंज हो रहा था। प्लेटलेट काउंट थोड़ा लो होने लगा, ये सब समस्याएं आने लग गई। तो उस दिन हम लोगों ने तय किया कि अब इसका हम सिजेरियन कर देते हैं, जानकर पेशेंट था। सिजेरियन किया, बच्चा ठीक निकल आया। बच्चा ठीक निकलने के बाद में पेशेंट जो है वो कोलैप्स करती जा रही है, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सुबह जैसे उसका सिजेरियन हुआ है, सुबह से शाम हो गई, हम लोग पेशेंट को ओटी से नहीं निकाल पा रहे। लगे रहे, ब्लड लगाया उसको। अच्छा, उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन उसका ब्लड अंदर अंदर टूट रहा था, हीमोलिसिस कहते हैं इसको। तो उस ब्लड टूटने की वजह से पेशेंट को तो खून की कमी हो रही थी, बाहर कहीं ब्लड नहीं बह रहा था। धीरे धीरे करके वो किडनी भी काम करना बिल्कुल ही रुकने लग गई, यूरिन आना बंद हो गया। अब हमारा नेचुरली घबराना स्वाभाविक था। तो फिर उस ये तय हुआ कि अब इसको हम डायलिसिस के लिए शिफ्ट करेंगे। तब तक उसको ब्लड लाने के लिए भी हमारा ही स्टाफ भाग रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। जब फाइनली ये तय हुआ कि हम इसे डायलिसिस के लिए अब कहीं शिफ्ट करते हैं, पता नहीं भगवान ने हमारी सुन ली। थोड़ी देर बाद में उसको यूरिन आना स्टार्ट हुआ, और फिर कुछ घंटों के बाद में अच्छे से जम के यूरिन आया। जैसे यूरिन आना स्टार्ट हुआ, पेशेंट सेटल होने लग गई। फिर उसको ब्लड वगैरह लगा करके दवाइयों से धीरे धीरे सेटल किया गया। तो इस तरह के मरीज होते हैं जो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से जा रहे हैं,
पर बच जाते हैं। तो और उसमें पूरा पूरा दिन हम लोग एक ही पेशेंट के साथ लगे रहते हैं, 24-24 घंटे हो जाते हैं, 36 घंटे हो जाते हैं, एक मरीज से दूसरा मरीज देख ही नहीं पाते, ऐसा भी होता है। तो उस समय तो साइकोलॉजी पे बड़ा आपकी असर पड़ता होगा, क्योंकि आपको फैमिली भी देखना है, अपना खुद का परिवार भी देखना है, और परिवार के अलावा उस समय आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये पेशेंट को मुझे बचाना है। जी, तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए। बहुत मुश्किल होता है उस समय। फिर मतलब एक जो मैंने अपने मन में सोच रखा है कि उस समय फिर अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं करनी है। कुछ भी हो, अपनी बेइज्जती कितनी भी हो, मरीज बचाने की कोशिश करनी है पहली चीज। अपने परिवार का विचार उस समय मन में नहीं आता, अपने भोजन का विचार भी नहीं आता, भूख लगती ही नहीं है उस समय, ऐसी हालत होती है। बस यही होता है कि कैसे भी करके इस पेशेंट की हम, कैसे भी करके जो भी कर सके इसकी मदद कर सके, इसको हम वापस ला सके। अच्छा, जब आप कॉलेज के टाइम पे थी, तो जैसे आजकल तो फिर भी एजुकेशन है, तो लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं सोचते कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन मैं 10 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम पे एक बड़ा चलता था पुत्र मोह। तो आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे कि जैसे 2 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, मदर की कंडीशन खराब है, लेकिन फिर भी वो एक और प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं कि पुत्र मोह मिल जाए कैसे भी। तो आप कैसे उन्हें टैकल, कैसे समझाती थी उन्हें? मेडिकल कॉलेज में ये वाली चीज ज्यादा सामने नहीं आती, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेटअप होता है, वहां पर मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल संभव नहीं हो पाता, कोई सुनता ही नहीं है ये वाली बात पेशेंट की। जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस में आए तब ये वाली चीज ज्यादा सामने आने लग गई कि तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए हैं, जांच करा दो, है हम्म। ना, लड़की हो तो अबॉर्शन कर दो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी कि नहीं, हम इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, इसमें किसी की कोई सहायता नहीं करेंगे। दूसरा, जैसे कभी बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं, 3 डॉटर्स हो गई हैं, तीनों सिजेरियन है, चौथी बार प्रेग्नेंट होकर के आ गए, वो भी उनके लिए जान का बड़ा खतरा होता है। कई बार उनकी जिद के आगे हम लोगों को सिजेरियंस करने होते हैं, भाई चौथा सिजेरियन भी कर रहे हैं, बट इट इज वेरी रिस्की। अब मैं बहुत ज्यादा जोर डाल के मरीजों को बोलने लग गई हूँ कि चौथे बच्चे की आप प्रयास ना करें, अगर आपके ऑपरेशन हैं तो आप इससे बिल्कुल दूर रहे। दूसरा, अगर आप देखें, हम कितनी पुरानी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी की एक बेटी थी, इंदिरा गांधी, कैसा नाम रोशन किया, आज तक उनका नाम है। ठीक है, ऐसे कितने ही लोग हैं, मैं भी आप बेटी खुद हूँ, ही एक मैं भी एग्जाम्पल है। बेटी हूँ, बिल्कुल, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो और हम संतुष्ट हैं। तो बेटियों से संतुष्ट होना ये बहुत बड़ी चीज है, हमारे समाज को समझना ही पड़ेगा। बेटियां कहीं बेटों से कम नहीं पड़ती, जब अपने पर आती हैं तो बहुत करती है माँ बाप का। वो तो खैर फिल्मों में डायलॉग भी है। जी। अच्छा, मैं जैसे बात करूं कि फीमेल है, आजकल जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है, सिजेरियन भी होती है। तो अगर ऐसी फीमेल जिसकी अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, तो आप उसे कैसे एडवाइस करेंगे कि वो सिजेरियन को अवॉइड कर सके, मतलब उसके डाइट में या मेडिसिन में कैसे आप उसको थोड़ा टैकल करेंगे कि नॉर्मल ही हो डिलीवरी? पेशेंट को एक्टिव रहना पड़ेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मेडिकेशन टाइम से ले ताकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। थोड़ा एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा। प्रेगनेंसी में शुरुआत में तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करने बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रेगनेंसी नाजुक होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से मतलब 3 महीने बाद उनको हल्का योगा एक्सरसाइज ये एडवाइस कर देते हैं। वजन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, फिर और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो भगवान चाहेगा तो नॉर्मल हो जाएगी, घरों अच्छा, में हो शुरुआत, जाती है। जैसे शुरुआत में आपने बताया कि पहला जो ट्राइमेस्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस टाइम पे जैसे मैंने पढ़ा है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, तो उसके लिए क्या एडवाइस है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? साफ सुथरा खाना सब कुछ खा सकते हैं, भोजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। भोजन में सभी चीज होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं होती कि गरम ठंडा, पपीता बुरा या कोई और चीज बुरी, ऐसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं है। जैसे ये मिथ है गूगल पे ये कि मिथ है जी, ये मिथ है। तो सब कुछ ही खा सकते हैं, बहुतायत में सब चीज बुरी है, पर खाना सब कुछ है। पपीते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं। गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून बढ़ाता है, खा सकते हैं। बस साफ सुथरा हाइजीनिक भोजन खाना है। उस समय स्वाद का इशू होता है लोगों को, तो वो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करती हैं फीमेल्स। मैं कहती हूँ आप स्पाइसी खाना घर पे बना के खा लें, पर बाहर का मत खाएं, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाए। अच्छा, जैसे अभी आईवीएफ का एक टॉपिक आपने छेड़ा था, तो आईवीएफ में ये मिथ है कि आईवीएफ कराते समय ट्विंस होने के चांसेस हैं, या मिथ ही है या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? और आईवीएफ कब कराना चाहिए, क्या कुछ कंडीशंस है? आईवीएफ तब कराना चाहिए जब
इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, सब तरह से दवाइयाँ और ट्रीटमेंट दे करके जब हम लोग फेल हो चुके होते हैं, तो हम लोग फिर लैप्रोस्कोपी भी करते हैं। पेशेंट की दूरबीन द्वारा जाँच करते हैं कि उससे शायद हम कहीं कुछ रिपेयर ठीक कर पाएँ। वो भी नहीं ठीक हो पाता तो फिर आईयूआई का प्रोसीजर है, देन उसके बाद आईवीएफ का प्रोसीजर है। ये स्टेप वाइज़ है कि हम इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी फेल हो गए, तो हम फिर अल्टीमेटली आईवीएफ तक जाते हैं। पहले आईवीएफ में जो होता था जैसे कि मल्टीपल एग्स बनाए जाते थे और बाहर जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर होता है। तो 2 या 3 फीटस यूट्रस के अंदर रख दिए जाते थे, तो इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती थी, 2 भी हो गए, 3 भी हो जाते थे। पर अब इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है कि सिंगल बच्चा हो। तो अब आईवीएफ स्पेशलिस्ट ये प्रेफ़र करने लग गए हैं कि वो सिंगल एम्ब्रियो रखें ताकि जो प्रेगनेंसी है 9 महीना जो गुज़रे वो शांति से गुज़रे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए, ना माँ को ना बच्चे को, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम से कम हो जाएँ। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी के कॉज क्या है फीमेल्स में, कुछ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ में आता है हम और जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझें तो हमारे पास एक यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या कारण आते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी ओवरीज में हो सकती हैं कि वो एग्स नहीं बना रही हैं। ये क्या होता है? एक तो पीसीओडी होता है, एक होता है कि ओवेरियन एजिंग हो गई। पीसीओडी में ज़्यादा एग्स होते हैं पर रिलीज नहीं हो रहे होते हैं। एजिंग के कारण एग्स बनना बंद हो जाते हैं। ओवरी में कितने अंडे हैं ये जन्म पे निर्धारित हो जाता है। हर माह जो है कुछ अंडे डेवलप होना शुरू होते हैं, उनमें से एक अंडा जो है वो रेस जीतता है। ये करते-करते एक समय के बाद में ज़्यादातर अंडे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे अंडे जो है लाइफ लॉन्ग खराब भी होते रहते हैं। तो ये है ओवेरियन एजिंग। ये आजकल क्या हो गया, प्रीमेच्योर एजिंग चालू हो गई है एनवायरनमेंट की वजह से, या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओवरी के अंदर अंडे जल्दी खत्म होने लग गए हैं, जिसके कारण जल्दी मेनोपॉज भी आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है एग डोनेशन करा करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना पड़ता है। देन दूसरा हुआ ट्यूबल डिसऑर्डर्स। ट्यूबल डिसऑर्डर्स मतलब ट्यूब कहीं से ब्लॉक है। एक होता है अंदर से ब्लॉक हो गया इन्फेक्शन की वजह से, एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस जो बाहर से जाल सा बनाती है ट्यूब को ब्लॉक कर देती है बाहर से। तो ट्यूब का क्या काम होता है? इस तरह से ट्यूब काम करता है। तो अगर वो कहीं से पकड़ गया, जकड़ गया, तो फिर उसका ये फंक्शन नहीं चलेगा, तो ना एग को आगे ले जा पाएगा ना स्पर्म को आगे ले जा पाएगा, तो ट्यूबल फंक्शन बिगड़ जाता है। देन यूट्रस की प्रॉब्लम्स की यूट्रस की इनर लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही। इनर लाइनिंग ही बच्चे के लिए बेड बनाती है, तो भी मुश्किल आती है। देन यूट्रस में कभी कभी जन्मजात कमियां होती हैं, यूट्रस 2 में बटा हुआ है, बीच में कोई पर्दा सा है। तो इस ये सारी समस्या है। उसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर्स, थायराइड, प्रोलैक्टिन का बढ़ा होना, एफएसएच एलएच की गड़बड़ियां, टेस्टोस्टेरोन हाई होना, ऐसे बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जो फीमेल में इनफर्टिलिटी तक लेकर के जाती है। अच्छा, आयोडीन का क्या रोल है? क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि आयोडीन की अगर कमी है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीरियड गड़बड़ होता है, ओवरी का यूट्रस का फंक्शन ठीक नहीं चल पाता। अच्छा, मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस हो सकते हैं? मेल्स में इनफर्टिलिटी का रीजन होता है एक तो स्पर्म काउंट कम होना, देन ब्लॉकेजेस होते हैं, जो डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म्स को बाहर लेके जाती हैं उनके ब्लॉकेजेस होते हैं। एक हर्निया या वेरिकोसील एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम होता है, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है। एक और प्रॉब्लम होती है हाइपोस्पेडियाज, जिसमें कि पेनाइल ओपनिंग नीचे की तरफ होती है, तो वहां पर भी इनफर्टिलिटी का इशू आता है। अच्छा, जैसे कि मेल्स में जैसे हाई टेम्परेचर में अगर वो कोई काम कर रहा है तो उससे भी शायद इनफर्टिलिटी पे कोई जी, असर पड़ता है। टेम्परेचर का रोल होता है स्पर्म फॉर्मेशन में। अगर हाई टेम्परेचर में काम करें, जैसे जो चांदी के वर्कर्स हैं या हलवाई का काम करते हैं, उनका स्पर्म काउंट लो देखने को मिलता है, वेल्डिंग काम करने वाले लोग। अच्छा, पीसीओडी की आपने अभी जिक्र की, क्योंकि मैंने पढ़ रहा था कि काफी सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि घर में ही इसका कोई पॉसिबल इलाज है कि शुरू से ही अगर वो ध्यान दें, क्या कुछ ऐसा घर का भोजन, एक्सरसाइज की आदत, वजन नहीं बढ़ने देना, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो पीसीओडी में लैंड करने से बचाना है हमें अपने बच्चियों को। आजकल का जो भोजन है, बाहर का भोजन खा जिसमें मैदे की अधिकता है, चीनी की अधिकता है, उसकी वजह से पीसीओडी ज्यादा डेवलप होता है। एक्चुअली मैं इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है और फीमेल्स में कम होती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो फीमेल्स में ज्यादा होती है। जी, तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए।
क्योंकि यूरेथ्रा छोटा होता है, इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए भी होती है कि वजाइना उसके आसपास थोड़ा सा वेट भी होता है, तो यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं फीमेल को फ्रिक्शन और चोटों की वजह से। दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन जब पहली बार हो तभी हम लोग कहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट पूरा ले लीजिए, कम से कम 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट। सबसे पहले एक यूरिन का कल्चर भेज दिया जाए, जिससे कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है और वो किन किन दवाइयों से मर जाएगा, ये पूरी रिपोर्ट आ जाती है। उसके हिसाब से दवाई चल जाए 2 हफ्ते, तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ हो जाता है। अब ये चीज नहीं हो पाती, होता क्या है, लोग गए 4-5 दिन की दवाई खा ली, आराम पड़ गया, छोड़ दी। किसी किसी ने तो एक ही दिन की दवाई तो खाई, जनरल आराम पड़ा। मेंटेलिटी बनी हुई है कि जनरल आराम मिलती है, मेंटेलिटी, पर डॉक्टर की क्या बस जरूरत है, डॉक्टर तक भी नहीं आएंगे, बाहर ही खा लेंगे, मेडिकल केमिस्ट से से ही ही लेकर के खा लेंगे। तो ये करते करते उनको रिकरेंट इन्फेक्शन में लैंड कर जाते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन का कैसा नेचर होता है, एक ही जगह को अगर बार बार इन्फेक्ट करेंगे या बार बार चोट लगी, सपोज हमारे घुटने में, तो हमारा घुटना कैसा होगा, उसकी खाल जो है वो मोटी हो जाती है। सेम अंदर चलता है कि ब्लैडर जो होता है उसकी वॉल ब्लैडर गुब्बारे की तरह होता है, फैला पिचका। अब अगर वो बार बार इन्फेक्ट होगा तो उसकी ये क्षमता कम हो जाती है, ये क्षमता कम होगी तो यूरिन उसमें रुकने लग जाता है। अब जो चीज भी रुकी हुई है उसमें तो बैक्टीरिया और आराम से पनपेगा, तो फिर धीरे धीरे करके ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में लैंड कर जाते हैं। आप कितनी भी दवाई देते रहो, उनको परेशानी ठीक ही नहीं होती, वो बनी ही रहती है। अधूरा ट्रीटमेंट लेने की वजह से बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब वो जो दवाइयां हम दे रहे हैं, बैक्टीरिया उस दवाइयों से मरना ही बंद हो जाता है। तो इसके कारण से बहुत परेशानी आती है। अब यहाँ पर एक तो ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता है पेशेंट को, उसके अलावा अब आजकल जो है एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गई हैं, लेजर्स, प्लाज्मा थेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इस तरह की मशीनें हैं जिनसे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है यूरेथ्रल और वजाइनल एरिया में। उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन या यूरिन लीक करना, इस तरह की समस्याओं में आराम आ जाता है। अच्छा, तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तो प्रेगनेंसी में भी वो दिक्कतें आएंगी उनको, प्रेग्नेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी तो हो जाती है। अच्छा, एक केस था मिस्ड अबॉर्शन का, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा भी है, मेरे रिलेटिव में भी ये हुआ है कि एक बार वो प्रेगनेंसी हुई, 2 महीने हुई, मिस्ड अबॉर्शन हो गया, फिर दोबारा हुई, फिर से वो हो गया, कई कई बार हो रहा है। क्या रीजंस हैं इसके? इसके भी मल्टीपल कारण होते हैं। एक तो यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है कि वो बार बार बच्चा बाहर आ जा रहा है। इम्यूनोलॉजिकल रीजन होते हैं, मदर की बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बच्चे के अगेंस्ट काम करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, उसको एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। तो बच्चा पेट में ही जो है वो खराब होता जाता है। फिर कई बार जो बच्चा बन रहा है, भ्रूण जो है, उसमें क्रोमोसोमल फॉल्ट्स आते हैं, मतलब कहीं हमारे एग में या स्पर्म में कुछ क्रोमोसोमल माइक्रो गड़बड़ी, ऐसा कुछ, जिसकी वजह से बार बार भ्रूण में कमियां आए और वो बार बार जो है लाइफ के लिए कंपैटिबल नहीं हो और अबॉर्शन में लैंड करे। ये कॉमन रीजंस हैं। और भी रीजंस होते हैं, मदर को इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी अबॉर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इन्फेक्शन जो है वो अबॉर्शन का, प्री टर्म डिलीवरी का, दोनों चीजों का रीजन है, बनता है। तो ये है कॉमन रीजन। बाकी बहुत सारे रीजन होते हैं, देखा जाए तो 100 रीजन हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे 3 से 4 महीने की एक प्रेगनेंसी थी, उसका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, तो उसके बाद जो इन्फेंट डेवलप हो रहा है उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है या कोई और मेथड है उसके लिए? 3 से 4 महीने तक, देखिए 14 वीक्स तक तो क्या होता है कि डीएनसी करी जा सकती है। 12 वीक्स तक जो है एक डॉक्टर कर सकता है, मोर देन 12 वीक्स में 2 डॉक्टर के परामर्श से होता है। लेकिन हाँ, जब बच्चा पेट में खत्म हो गया है तो फिर सिंगल डॉक्टर कर सकता है। अप टू 14 वीक्स हम डीएनसी कर सकते हैं। 14 वीक्स से अगर ऊपर का बच्चा खराब हुआ है तो हमें डिलीवरी जैसी करनी पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी जैसे, पेन बढ़ा कर। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, क्योंकि उस फीमेल के साथ तो बड़ा गलत हुआ ना, दोबारा से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है उसे। अगर अच्छी जगह पर हो, अच्छे डॉक्टर के डिपेंड हाथों ऑन से, डॉक्टर्स। यस, डिपेंड ऑन एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर, तो आगे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो कम हो ही जाते हैं। भाग्य को तो खैर कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रेट घटता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक है जिससे हम चीजें पता करते हैं, तो ये कौन कौन से मंथ में करानी चाहिए, कितनी अल्ट्रासाउंड, बार करानी चाहिए ये? देखिए जो बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड है, मैं केवल उनकी बात करती हूँ। एक इनिशियल होता है कि आप पता कर लें कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो 8 हफ्ते के आसपास, वो प्लस माइनस है, कराना है कराइए, नहीं कराना है मत लगभग दो कराइए। महीने लगभग 2 महीने, जैसे एग्जैक्ट अपन बच्चे की एज पता कर ले, वो लास्ट तक डिलीवरी तक हेल्प करता है, डेटिंग स्कैन कहलाता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 13 हफ्ते के बीच, एंटी एनवी स्कैन। इसके साथ एक डबल मार्कर जांच होती है, दोनों मिलकर के हमें बच्चे में कोई क्रोमोसोमल गड़बड़ी तो नहीं आ रही मेजर, वो पता बता देती है।
तो सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ एंटी स्कैन, जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में हुआ। थर्ड और सबसे जरूरी अल्ट्रासाउंड है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जो 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है, क्योंकि तब तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स इस हिसाब से बन जाते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट जो है ध्यान से देख करके सब पता लगा लेते हैं, मैक्सिमम चीजें पता लगा लेते हैं कि कोई ऑर्गन में गड़बड़ी तो नहीं है, किसी की बनावट में कमी तो नहीं है। फिर उसके बाद में अगर कोई कराना चाहे तो 28 से 30 हफ्ते में ग्रोथ स्कैन की ग्रोथ ठीक चल रही है, ये ऑप्शनल मैं बोलती हूँ कि कराना जरूरी नहीं होता। देन 36 हफ्ते के बाद में एक कलर डॉपलर लास्ट में, कि डिलीवरी के टाइम तक जो है बच्चे की ब्लड सप्लाई बढ़िया चलती रहे, ये जानने के लिए बाकी आवश्यकता अनुसार कुछ भी कराया जा अच्छा, सकता है। एक्टो प्रेगनेंसी क्या है? ये वर्ड मैंने बड़ा सुना था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि भ्रूण जो है वो बच्चेदानी में नहीं पल रहा है, बच्चेदानी से बाहर पल रहा है। एग जब बनता है ट्यूब में आता है, स्पर्म जब बनता है तो वो भी ट्यूब में जाता है, वहीं फर्टिलाइजेशन होता है, कई बार वहीं डेवलप होना चालू हो जाता है, वहीं ट्यूब में डेवलप हुआ तो ट्यूब ज्यादा फैल नहीं पाता, पतला सा होता है, तो वो थोड़े समय के बाद में वो बर्स्ट हो जाता है। कभी कभी ये जो है एग निकला वहीं पे एब्डोमेन के अंदर, वहीं पे फर्टिलाइज हो गया, तो पेट के अंदर ही पलने लगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब यूट्रस के बाहर। कभी ओवरी में भी हो सकता है, कभी यूट्रस की दीवारों में भी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो कई जगह हो सकती है, पर ज्यादातर ट्यूब में पाई जाती है ये। अच्छा, इसका भी कोई हार्मोनल है या बॉडी में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है इसका कोई? इसका मोस्टली ये कारण होता है कि कहीं ट्यूब में हल्का फुल्का ब्लॉकेज रहा हो, जिसकी वजह से वो मूव ही नहीं कर हाँ पाता। पूरा नहीं मूव कर पाया हो। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद में जैसे कई सारे मिथ हैं। जब हम छोटे भी थे तो सुना करते थे कि शहद चटाना है बच्चे को, काजल लगाते हैं, तो ये सही है गलत है क्या है? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चे के पैदाइश के बाद माँ का दूध देना चाहिए, और 4 महीने से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। मतलब पानी भी उसमें नहीं देना है? पानी भी नहीं देना है, क्योंकि उसमें भरपूर पानी है, सब कुछ है उसमें, ताकत भी है उसमें, इम्यूनिटी भी है, प्रतिरोधक क्षमता भी है, सब कुछ है उसमें माँ के दूध में। तो और कुछ नहीं देना है, काजल भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम काजल लगाते वक्त बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन डाल सकते हैं। दूध भी स्तनपान करना चाहिए, कटोरी से कम ही हो सके तो देना चाहिए। केवल मजबूरी वाले केसेस में ही कटोरी या बॉटल का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर आजकल मैं देखता हूँ वो सारे बोटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादातर जो आर्टिफिशियल मिल्क आ रहा है फीमेल्स उसे प्रेफर कर रही हैं, तो उससे कोई बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ, माँ का दूध तो जो है वो जो माँ नेचुरल। के मतलब हमारे ह्यूमन बेबी के लिए तो माँ का दूध ही बना हुआ है, वही सबसे नेचुरल है। केवल अगर प्रोडक्शन कम है तो फिर, या बच्चा नर्सरी में रखा हुआ है और माँ नहीं पिला पा रही है, माँ भी ठीक नहीं हालत में है, उस केस में ऊपर का दूध दिया जाता है। पर डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस भी मतलब मैक्सिमम यही चाहते हैं कि माँ का ही दूध दिया जाए, ऊपर का ना देना पड़े। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन कौन से टीके लगते हैं और किस किस मंथ में बच्चे के टीके लगते हैं? बच्चे के टीके तो पीडियाट्रिशियन ही ज्यादा अच्छे बताएगा। फिर भी हाँ, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, जन्म पर तो बीसीजी और हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो ये जन्म पे लगता है। फिर उसके बाद 1.5 महीने पे ये रिपीट होता है, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पर। 9 महीने पे बच्चे को लगता है मीजल्स का एमएमआर वाला टीका लगता है, और उसके बाद में मुझे अब इसके आगे के याद अच्छा, नहीं है। प्रेगनेंसी में भी टीके कुछ लगते हैं? प्रेगनेंसी में टीके लगते हैं, 2 तो टेटनस के तो लगने ही होते हैं। कौन से उसके मंथ में अलावा लगते हैं वो कुछ? देखिए, टेटनस का टीका जो होता है वो बच्चे को प्रसव के दौरान टेटनस से बचाने के लिए होता है। तो टेटनस का टीका हम कभी भी लगा सकते हैं, पहले और दूसरे महीने पे लगा सकते हैं, 1 महीने के अंतराल पे 2 लगने होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेट लगाते हैं, जैसे हम 5वें और 6वें पे लगाएं या 6वें और 7वें पे लगाएं, तो डिलीवरी के समय एंटीबॉडी लेवल हाई रहता है, तो थोड़ा बाद में लगाने में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा आप डिप्थीरिया का भी टीका लगने लगा है, जिसको टीडी कहते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया का मिला हुआ। दूसरा, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस का टीका एक, वो भी 28 हफ्ते बाद लगा देते हैं, जो बच्चे को इन तीनों बीमारियों से बचाता है। एक फ्लू का टीका भी लग सकता है। इतने टीके प्रेगनेंसी में लग सकते हैं। अच्छा, मैरिज के लिए बेस्ट एज कौन सी है? क्या मैरिज, इसका इफेक्ट पड़ता है कुछ प्रेगनेंसी पे? हाँ देखिए, प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट एज है 18 से 28, जब ह्यूमन जो फीमेल बॉडी सबसे अच्छी रहती है और हेल्दी बच्चे हो सकते हैं। तो मैरिज की एज भी यही है कि इसी दौरान अच्छा, मैरिज हो जैसे जाए। कि 35 है, 36 है या 40, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रेगनेंसी में? एक तो मैंने आपको देखिए शुरू में बताया ना कि ओवेरियन फंक्शन रिड्यूस हो जाता है उस समय तक, तो एग्स अच्छे नहीं बन रहे होते हैं।
दूसरा फिर कई बार जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में सिस्टमिक डिजीजेस, जैसे लोगों को बीपी डेवलप हो जाए या शुगर हल्की फुल्की डेवलप हो जाए, थायराइड डेवलप हो जाए, वजन बढ़ जाना, ये सब एज के साथ आती है सारी चीजें। तो इसलिए प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं एज के साथ में। कम एज में प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग में जैसे बोलते हैं ना, बच्चे दो ही अच्छे, ये थोड़ा स्लोगन सा चलता जी है। जी। तो ये फैमिली प्लानिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि दो हाँ, बच्चे इट इज वेरी क्यों? इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। फैमिली प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले से ही, जैसे पहले बच्चे के टाइम से ही लोगों को विचार कर लेना चाहिए कि हमारा ये बच्चा होने के बाद हम दूसरे बच्चे में अंतर चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ ही अपन प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। बच्चा 1.5 माह का हो जाए तब अपन इंजेक्शन दे सकते हैं डिबो-प्रोवेरा का, या कॉन्डोम का प्रयोग कभी भी करा जा सकता है। गोलियों का प्रयोग कहते हैं कि बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक ना करा जाए। तो ये तो वो मेथड्स हैं जो अपन दे सकते हैं। अब अगर हमारे बच्चे पूरे हो चुके हैं तो फिर उस समय फिर बच्चे बंद का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे तो ट्यूबेक्टोमी या वैक्सो? ट्यूबेक्टमी, जी, ट्यूबेक्टमी या वैसेक्टमी, हाँ। बिल्कुल। और अगर बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो दूसरे बच्चे के टाइम से ही हम लोग पूछ लेते हैं कि बच्चे बंद करना है क्या। अच्छा, मिनिमम कितना गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में? 3 साल। मिनिमम 3 साल। जी। अच्छा, जैसे कॉपर टी का आपने जिक्र किया, तो कॉपर शायद एक डिवाइस होता है जो इम्प्लांट किया जाता है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी तो होंगे? देखिए, हर चीज जो एलोपैथी में है उसका सब चीज का साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज हो, चाहे वो पैरासिटामोल की भी गोली हो, पर साइड इफेक्ट सबको नहीं होते, किसी को होते हैं, बहुत कम लोगों को होते हैं। ये सब चीजें सेफ ही हैं। कॉपर टी जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं करी जाती, यूट्रस में बस रख दी जाती है। यूट्रस में खाली जगह है, वहां पे रख दी जाती है। ठीक है। तो कान की बाली भी अपन छेद करके पहनते हैं, हम्म। इसको तो छेद भी नहीं करना, बस रखना है। क्योंकि नीचे से तो नेचुरल रास्ता है जो ईश्वर ने दिया है, बस वहां रखना है। जब उसका टाइम पूरा हो जाए 3 साल 5 साल में, उसको धागा सा होता है, उसको खींच के निकाल देना है। सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ये केवल रखने रखने वाली चीज है। और अगर किसी को नहीं पसंद आए, उसको लगाने में अगर हमें 1 मिनट लगता है तो निकालने में हमें 1 सेकंड लगता है। तो नहीं पसंद आए, कुछ प्रॉब्लम करे, तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है। एक्सपर्ट हैंड्स में अगर लगाया जाए तो ज्यादातर पेशेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, जैसे फीमेल है, एक मान लीजिए कि 14 साल 16 साल की एक बच्ची है, वो बड़ा हिचकते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो कुछ थोड़ा सा बताएं उसके बारे में कि क्या खाने से वो हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाएगा, या डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए? देखिए, शुरुआत जो साइकिल्स की होती है वो यही 12-13 साल की एज में होती है। एक्ट थोड़ा जल्दी भी हो सकती है। 8 साल के ऊपर कभी भी ऑनसेट ऑफ मेंसेस को नॉर्मल माना जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशियली जो होती है, हमारी ओवरीज जो होती है वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रही होती, इरेगुलर हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से साइकिल्स इरेगुलर होती है। जल्दी जल्दी पीरियड हो जाते हैं बच्चों को, कई बार बहुत बहुत दिनों में भी हो रहे होते हैं। तो ये जब तक 14-15 साल की बच्ची होती है तब तक हम लोग कहते हैं कि ज्यादातर समझा करके ही अपना काम चलाते रहते हैं। पर अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। यहाँ पर ये भी है कि बच्चियां जो है खान पान पे ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, साफ सुथरा खाना खाएं जो बहुत गरिष्ठ नहीं हो, और एक्सरसाइज जरूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके रखें ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो बच्चा 10th में है, 12th में, वो एक सपना देखता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, नीट नाम का एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, कैसे वो प्रिपरेशन करें? क्योंकि उन्हें मेंटली भी प्रेशर है, एज बहुत छोटी है, एग्जाम बहुत बड़ा है, तो कैसे वो टैकल करें? देखिए, नीट एग्जाम वाकई एक बहुत मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। और अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हो गए हैं, समय के साथ में बढ़ते जा रहे हैं, और बच्चे बड़ी अच्छे से तैयारी करते हैं। अब आजकल तो पूरे 720 में से 720 लाने वाले बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई है। तो एक बड़ी प्लान्ड अप्रोच होनी चाहिए। 10th के बाद में ही करना चाहिए, मेरा मानना ये है। उसके पहले बच्चों को बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 11th क्लास से आप अपनी तैयारी करें, अपने स्कूल की पढ़ाई, अपना करिकुलम प्रॉपर करते हुए एमसीक्यूज भी सॉल्व करें। एमसीक्यूज सॉल्व करने से आपको एक एक लाइन का ख्याल रहता है कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं। और बार बार करें, वो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको जितने बार करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी की किताब ही जो है वो ही पार लगाती है, और आपकी प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने देखा है कि कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कई कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कई सारे केसेस आते हैं सुसाइड के भी। तो एज अ डॉक्टर आपने भी ये सब क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप एक मैसेज दें कि जिससे बच्चों की, अगर डॉक्टर नहीं तो क्या?
वो बच्चों को थोड़ा डॉक्टर प्लान नहीं भी तो तो पल, बहुत कुछ हो सकता है। वही थोड़ा सा आप बताएं। जी, डॉक्टर नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं है, डॉक्टर भी एक मजदूर ही है। तो डॉक्टर नहीं तो बहुत कुछ। अ, बच्चों को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, पहली चीज। उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स हर समय उनकी हेल्प के लिए अपनी फैमिली से शेयर करें और आगे बढ़ें। कुछ भी और राह चुने, ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बहुत सी चीजें हैं। जहां इंटरेस्ट है वहां जाना चाहिए। मिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ, आपकी तरह करें। हाँ, डॉक्टरी में भी कई सारे फील्ड है, जैसे नर्सिंग का है और भी यस, कई सारे हैं। नर्सिंग का फील्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि नर्सिंग में क्या होता है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो उसके बाद में आपको फॉरेन के भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और जॉब्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कहती हूँ डॉक्टर्स के लिए जितने अच्छे जॉब्स नहीं है ना, उतना नर्सिंग वालों के लिए ज्यादा अच्छे जॉब्स हैं, अगर आदमी डेडिकेटेड है और करना चाहे तो। उसके अलावा ओटी टेक्नीशियन वाले बहुत सारे काम होते हैं। वेटनरी बहुत अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा वर्क हो रहा है, क्योंकि अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है मेडिसिन में बहुत यूज हो रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा स्कोप हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं करने को, कहीं कोई अंत नहीं है। अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू।